अगर हम कला और अभिव्यक्ति की बात करें ना, तो मान लीजिए कि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी क्लासिकल डांस, वो एक तरह से फॉर्मल लेटर की तरह हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत ही औपचारिक खत। हाँ, एक ऐसा खत जिसमें ग्रामर के बहुत ही सख्त नियम होते हैं, जहाँ नाट्य शास्त्र का कड़ाई से पालन करना होता है और एक भी स्टेप इधर से उधर नहीं हो सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम लोक नृत्यों की बात करें, तो वो एक पर्सनल डायरी एंट्री की तरह हैं। एक ऐसी डायरी एंट्री जहां समाज अपनी भावनाओं को बिना किसी कठोर नियम के पूरी आज़ादी से व्यक्त करता है। उसमें कोई बनावट नहीं होती, कोई परफेक्शन का दबाव नहीं होता। एग्जैक्टली, सिर्फ एक कच्ची और असली अभिव्यक्ति होती है। सही कहा आपने। वेलकम टू बिहार मैटर्स, द डीप डाइव के इस खास लेक्चर में मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम कोई उबाऊ किताबी बातें नहीं करने वाले हैं, बल्कि भारत के लोक नृत्यों यानी फोक डांस ऑफ इंडिया के पीछे छिपी उसी डायरी एंट्री को डीकोड करने वाले हैं। और ये विषय उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक अल्टीमेट चीट कोड है जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई या टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल सवाल आते ही आते हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ज्यादातर उम्मीदवार सिर्फ एक लंबी सी लिस्ट रट कर परीक्षा हॉल में चले जाते हैं। तो आज हमारा मिशन रट्टा मारना नहीं है। राइट, हमें लोक नृत्यों की वैचारिक नींव यानी कंसेप्चुअल फाउंडेशन को समझना है। जी, हम देखेंगे कि कैसे भूगोल और समाज इन नृत्यों को आकार देते हैं, ताकि परीक्षा में जब घुमा फिरा कर सवाल आएं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले ट्रैप्स मिलते हैं उन्हें आसानी से एलिमिनेट किया जा सके। तो चलिए उसी डायरी एंट्री वाले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि फोक डांस और क्लासिकल डांस में बस कपड़ों और म्यूजिक का फर्क होता है, लेकिन क्या इनके मूल स्वभाव में भी कोई बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, अगर हम लोक नृत्यों की बात करें तो इनका सबसे बड़ा फीचर है ओरल ट्रेडिशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ओरल ट्रेडिशन यानी मौखिक परंपरा। बिल्कुल। क्लासिकल डांस अक्सर मंदिरों या राज दरबारों में एक सख्त गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखे जाते थे। उनके लिए बकायदा मैनुअल लिखे गए। लेकिन लोक नृत्य किसी ने बैठकर डिजाइन नहीं किए। मतलब वो बस आम लोगों के बीच से निकले? हाँ, ये ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पीढ़ियों से बस देखकर और सुनकर आगे बढ़े हैं। यानी इनका कोई नाट्यशास्त्र या रूल बुक नहीं होती? कोई नियम नहीं। इनका सीधा संबंध आम जीवन से होता है। जब फसल कटती है तो स्वाभाविक खुशी शरीर से फूट पड़ती है, वो नृत्य बन जाती है। क्या बात है। और जब गांव में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वो भी नृत्य बन जाता है। इसमें कोई एक सोलो परफॉर्मर नहीं होता जो स्टेज पर कलाकारी दिखाए, बल्कि पूरा का पूरा समुदाय एक साथ शामिल होता है। और संगीत के लिए शायद वही लोकल वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते होंगे जो आसानी से मिल जाएं? बिल्कुल, जो उनके आसपास के वातावरण में उपलब्ध हों। और छात्रों को मैं बता दूं कि यहीं पर सबसे बड़ा यूपीएससी और बीपीएससी ट्रैप छिपा होता है। परीक्षक अक्सर ऑप्शंस में क्लासिकल और फोक डांस को मिक्स कर देते हैं। बहुत ही कॉमन ट्रैप है ये। हाँ, तो अगर प्रश्न में लिखा है कि इनमें से कौन सा नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों से बंधा है और ऑप्शन में कोई लोक नृत्य है, तो उसे तुरंत बाहर कर देना चाहिए। एकदम सटीक बात। अब जब हमें ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई है, तो चलिए इन नृत्यों को भारत के भूगोल पर मैप करते हैं। क्योंकि परीक्षाओं में राज्य और नृत्य की मैचिंग वाले प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। जी, लेकिन हम इन्हें किसी बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग राज्यों का भूगोल वहां के डांस को बदल देता है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से। जब मैं पंजाब के भांगड़ा के बारे में सोचता हूं तो दिमाग में असीम ऊर्जा और बड़ी बड़ी छलांगे आती हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से हवा में उछल रहा हो। और इसके पीछे की वजह है वहां का भूगोल और कृषि यानी एग्रीकल्चर। देखिए, पंजाब समतल और उपजाऊ मैदानों का क्षेत्र है। जब वहां बैसाखी पर फसल कटकर तैयार होती है तो वो सिर्फ एक मौसम का बदलना नहीं होता, वो आर्थिक सफलता का जश्न होता है। भांगड़ा उसी जीत और ऊर्जा का शारीरिक प्रदर्शन है। और खुले मैदान है तो छलांग लगाने के लिए पूरी जगह भी मिलती है। एग्जैक्टली। और इसी ऊर्जा का जो महिला संस्करण है उसे हम गिद्धा कहते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का नाटी है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, और हरियाणा का धमाल डांस है। और जम्मू कश्मीर का रऊफ भी तो है जो ईद के अवसर पर किया जाता है। जी बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है कि मैदानी इलाकों का डांस इतना खुला और ऊर्जावान है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर भारत से पूर्वी भारत की तरफ मुड़ते हैं, खासकर हमारे बिहार की तरफ,
तो डांस का मिजाज एकदम बदल जाता है। बहुत गहरा बदलाव आता है। पूर्वी भारत के नृत्य अक्सर समाज की गहरी और कभी-कभी कड़वी सच्चाइयों का आईना बन जाते हैं। बिहार का बिदेसिया इसका सबसे ताकतवर उदाहरण है। अगर कोई इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मानकर देखेगा तो वो इसकी आत्मा को मिस कर देगा। सही कहा। मैं विदेशिया के बारे में पढ़ रहा था और मुझे एहसास हुआ कि ये तो पलायन यानी माइग्रेशन का एक दर्दनाक दस्तावेज है। बिल्कुल। जब आजीविका की तलाश में पुरुष अपना गांव छोड़कर कोलकाता या दूर के शहरों में चले जाते हैं तो पीछे छूट गई महिलाओं का अकेलापन, उनका विरह और उस पूरे समाज की आर्थिक मजबूरी इस नृत्य में छलकती है। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक पूरा सामाजिक बयान है, सोशल स्टेटमेंट है। और इसी पूर्वी बेल्ट में अगर हम मानसून की बात करें तो बिहार का जाट जटिन नृत्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षाओं के लिए ये दोनों विदेसिया और जाट जटिन हाई प्रायोरिटी हैं। हाँ, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल का गंभीरा नृत्य है जो पूरी तरह से सामाजिक व्यंग्य यानी सोशल सटायर पर आधारित है, समाज की कुरीतियों पर सीधा प्रहार करता है। और पूरी भारत की बात हो और असम के बिहू का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परीक्षाओं में बिहू एक तरह से मोस्ट वांटेड टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि परीक्षक अक्सर बिहू को लेकर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। वो इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट का या कई राज्यों का मिला जुला डांस बताने की कोशिश करते हैं। और यही वो गलती है जो उम्मीदवारों को नहीं करनी है। बिहू विशेष रूप से और केवल असम का ही है। सिर्फ असम का? जी, अगर इसे किसी और राज्य के साथ मैच करने का ऑप्शन आए तो उसे तुरंत काट दीजिए। चलिए अब मैदानों और पूरे भारत की सामाजिक सच्चाइयों से निकलकर जरा पश्चिमी भारत के रेगिस्तानों की तरफ चलते हैं। यहाँ मुझे वो पैटर्न साफ दिखाई देता है जहाँ भूगोल कला को कंट्रोल कर रहा है। आप राजस्थान के घूमर की तरफ इशारा कर रहे हैं शायद? बिल्कुल। अगर हम भांगड़ा की तुलना राजस्थान के घूमर से करें तो घूमर में भांगड़ा जैसी हवा में छलांगे क्यों नहीं होती? महिलाएं बहुत ही धीमी गति से चेहरे पर घूंघट रखकर गोल गोल घूमती हैं। ये स्लो मोशन क्यों? इसका सीधा सा कारण है वहां का पर्यावरण। देखिए, रेगिस्तान की भीषण गर्मी में अगर कोई भांगड़ा जैसी ऊर्जा लगाएगा तो वो कुछ ही मिनटों में डिहाइड्रेट हो जाएगा। ओह हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। वहां का मौसम ऐसी तेज गति की इजाजत ही नहीं देता। दूसरी बात, वहां की पारंपरिक वेशभूषा। महिलाएं भारी भरकम घाघरा पहनती हैं। जब वो धीमी गति से गोल घूमती हैं तो उस घाघरे का जो घेरा बनता है वही उस नृत्य का मुख्य आकर्षण होता है। क्या बात है, यानी वेशभूषा और मौसम ने मिलकर डांस का स्टाइल तय कर दिया। बिल्कुल। और पश्चिमी भारत में ही गुजरात का गरबा और डांडिया है। डांडिया को स्टिक डांस भी कहते हैं और ये दोनों मुख्य रूप से नवरात्रि के समय किए जाते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ लावणी है जो अपनी बेहद तेज लय यानी फास्ट रिदम के लिए मशहूर है। और गोवा का फुगड़ी जो फिर से गोलाकार गति वाला नृत्य है। मैदानों और रेगिस्तानों की इस यात्रा के बाद अब हमें प्रायद्वीपीय दक्षिण और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, साउथ और ट्राइबल इंडिया। क्योंकि जैसे ही हम जंगलों और तटीय इलाकों में प्रवेश करते हैं तो लोक नृत्यों का मकसद एकदम बदल जाता है। अब वो सिर्फ फसल की खुशी या समाज का दर्द नहीं रहते। अब वे अनुष्ठान यानी रिचुअल्स और देवी देवताओं से जुड़ जाते हैं। सही कहा। मैंने केरल के तय्यम का एक विजुअल देखा था और सच कहूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो रात का अंधेरा, आग की लपटें और नर्तक के सिर पर वो विशालकाय लाल रंग का हेडगियर। बहुत ही पावरफुल विजुअल होता है वो किसी डांस परफॉर्मेंस जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई और रहस्यमयी दुनिया हो। वो इसलिए क्योंकि तय्यम करने वाले के लिए वो सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक गहरा धार्मिक अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि उस नृत्य के दौरान वो इंसान खुद देवता का रूप ले लेता है। पूरा समुदाय उस नर्तक के सामने ऐसे सिर झुकाता है जैसे वो साक्षात भगवान हो। अद्भुत। दक्षिण भारत में अनुष्ठानों का ये प्रभाव बहुत गहरा है। इसी तरह तमिलनाडु में करगट्टम होता है जहां सिर पर बर्तन को भारी संतुलन के साथ रखा जाता है। और एक कुम्मी नृत्य भी है जो तमिलनाडु और केरल में ताली बजाकर किया जाता है। और दक्षिण के नृत्यों की इसी सूची में कर्नाटक का यक्षगान भी आता है। लेकिन यहाँ रुककर मैं एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। क्या यक्षगान सच में पूरी तरह से सिर्फ एक फोक डांस है? और यही परीक्षाओं का एक बहुत बड़ा क्लासिक ट्रैप है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यक्षगान सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है। तो ये क्या है? यह है डांस ड्रामा यानी लोक रंगमंच या फोक थिएटर की कैटेगरी में आता है।
इसमें नृत्य तो है, लेकिन उसके साथ भारी मेकअप, संवाद और एक पूरी कहानी भी चलती है। और परीक्षक अक्सर यक्षगान को क्लासिकल डांस या प्योर फोक डांस बोलकर उलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसलिए ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम मध्य और पूर्वी भारत की ट्राइबल बेल्ट में जाएं, तो वहां अनुष्ठानों के साथ साथ एक और नया एलिमेंट जुड़ जाता है, वो है मार्शल आर्ट्स। जी, जैसे ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों में होने वाला छऊ नृत्य। छऊ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें भारी मुखौटों का इस्तेमाल होता है और नर्तक हवा में तलवारें या ढाल लेकर कलाबाजियां खाते हैं। एकदम वॉरियर स्टाइल में। हाँ, और इसके अलावा उड़ीसा का ही घुमुरा नृत्य है, जो कि मूल रूप से एक युद्ध नृत्य यानी वॉर डांस है। वॉर डांस। जी, जब सेनाएं लड़ने जाती थीं तो उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए ऐसे नृत्य किए जाते थे। मध्य भारत में आए तो मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मटकी नृत्य है, छत्तीसगढ़ का पंथी है जो धार्मिक है, और झारखंड में संथाली एक बहुत ही प्रमुख ट्राइबल डांस है। अगर हम आज के परीक्षा पैटर्न को ध्यान से देखें ना, तो मुझे एक बड़ा शिफ्ट नजर आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं आता कि छऊ कहाँ का नृत्य है। बिल्कुल नहीं, अब पैटर्न बदल गया है। अब वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट पर आधारित है। और इसे ही हम थीमैटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये विषयवार समझ परीक्षा में एलिमिनेशन टेक्निक लगाने का सबसे बड़ा हथियार है। कैसे? देखिए, अगर आपको पता है कि सवाल एक हार्वेस्ट डांस यानी फसल नृत्य के बारे में है, तो आप तुरंत पंजाब के भांगड़ा, असम के बिहू या गुजरात के गरबा के बारे में सोचेंगे। राइट। आप वहां केरल के तयम पर टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि तयम एक अनुष्ठान है, हार्वेस्ट डांस नहीं। बिल्कुल। और अगर सवाल मार्शल डांस का है तो आपका दिमाग तुरंत ओडिशा के छऊ या घुमरा पर जाना चाहिए। मैंने इन थीम्स को याद रखने का एक पैटर्न नोटिस किया है। वो क्या है? जिन भी नृत्यों में भारी प्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे बड़ी तलवारें, ढाल या विशाल मुखौटे, वो अक्सर मार्शल डांस होते हैं। सही ऑब्जर्वेशन है। और जहां बहुत ही धीमी गति और गोल गोल घूमने वाले फॉर्मेशंस होते हैं, वो अक्सर महिला केंद्रित नृत्य होते हैं, जैसे राजस्थान का घूमर या मध्य प्रदेश का मटकी। ये पैटर्न उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में बहुत समय बचाकर देगा। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल एडिशंस की, खासकर लोक रंगमंच और वाद्य यंत्रों की। हाँ, फोक थिएटर और इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा हमने यक्षगान के केस में देखा, अक्सर लोक नृत्य और लोक रंगमंच को आपस में मिला दिया जाता है। छात्रों को ये साफ पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की नौटंकी, महाराष्ट्र का तमाशा, पश्चिम बंगाल की जात्रा और गुजरात का भवाई अम्मा, ये सब लोक नृत्य नहीं है। तो ये सब फोक थिएटर्स हैं, लोक रंगमंच। एग्जैक्टली, ये लोक रंगमंच है। और आजकल एडवांस लेवल के जो मैचिंग वाले सवाल आते हैं ना, उनमें वाद्य यंत्रों और वेशभूषा को कीवर्ड्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, विजुअल ट्रिगर्स की तरह। बिल्कुल। जैसे अगर प्रश्न में लिखा है ढोल और ऊर्जावान छलांगे, तो जवाब भांगड़ा है। अगर लिखा है ढोल के साथ मंजीरा, तो वो गरबा की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर प्रश्न में पेपा वाद्ययंत्र का नाम आ जाए, तो आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। पेपा? हाँ, पेपा वो भैंस के सींग से बना वाद्ययंत्र है जो सिर्फ असम के बिहू में बजता है। वेशभूषा की बात करें तो बिहू की वो खास लाल और सफेद पोशाक अपने आप में एक बहुत बड़ा विजुअल ट्रिगर है। मतलब अगर सवाल में लाल सफेद पोशाक या पेपा लिखा है, तो बिना ऑप्शंस पढ़े दिमाग में बिहू आ जाना चाहिए। इसी को तो स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अब ये सारा डेटा समझने के बाद बारी आती है उन जालों को डिकोड करने की, जो परीक्षक अक्सर सेट करते हैं। जी, जिन्हें हम PYQ ट्रैप्स कहते हैं। सिली मिस्टेक्स यही होती हैं। तो चलिए इन ट्रैप्स को खोलते हैं। ट्रैप नंबर 1, छऊ को क्लासिकल डांस बताया जाता है। छात्रों, याद रखिए, छऊ क्लासिकल नहीं है, वो फोक और मार्शल डांस का एक अद्भुत मिश्रण है। सही कहा। और ट्रैप नंबर 2 है लावणी। कई बार ऑप्शंस में लावणी को भी क्लासिकल के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि वो महाराष्ट्र का तेज लय वाला लोक नृत्य है। ट्रैप नंबर 3, गरबा को अक्सर राजस्थान के साथ जोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन गरबा विशुद्ध रूप से गुजरात का है। और ट्रैप नंबर 4, बिहू। इसे कई पूर्वी राज्यों का बताकर कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन याद रहे, बिहू सिर्फ असम का है। और एक सबसे बड़ा ट्रैप ये भी है कि कुछ नृत्य कई राज्यों में कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि छऊ। हाँ, ये सिर्फ ओडिशा में नहीं होता, बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। बिल्कुल।
इतने सारे राज्यों, नृत्यों और ट्रैप्स को परीक्षा के उस भारी दबाव में याद रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसीलिए हमने एक बहुत ही सॉलिड मेमोरी ट्रिक तैयार की है। इसे सभी छात्र एग्जाम हॉल का लाइफ सेवर मान सकते हैं। ये ट्रिक है बिग ग्लास प्लस CLT, BIGGLASS प्लस CLT। चलिए इस बिग ग्लास प्लस CLT को थोड़ा खोल कर समझाते हैं। हाँ। B से बिहू जो असम का है, G से गरबा जो गुजरात का है, और दूसरे G से घूमर जो राजस्थान का है। राइट। L से लवानी महाराष्ट्र का, फिर A से असम जो आपको याद दिलाएगा कि बिहू सिर्फ और सिर्फ असम का है। बिल्कुल। S से संथाली झारखंड का ट्राइबल डांस, और दूसरे S से स्टिक डांस यानी डांडिया जो गुजरात का है। तो ये हो गया बिग ग्लास। और अब CLT की बारी। C से छऊ जो उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का मार्शल डांस है। L से लंबाडी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ट्राइबल डांस है। और आखिर में T से थयम, केरला का वो रहस्यमय अनुष्ठान वाला डांस। बिग ग्लास प्लस CLT। जब एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शंस देखकर दिमाग ब्लैंक होने लगे ना, तो बस इस कोड को याद कर लीजिएगा, आधे ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बेहतरीन ट्रिक है ये। तो एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन कर लें। बिल्कुल, चलिए। असम का क्या है? बिहू। गुजरात गरबा और डांडिया। राजस्थान घूमर। पंजाब भांगड़ा और गिद्दा। महाराष्ट्र लावड़ी। और ओडिशा छऊ। परफेक्ट। इस रैपिड फायर के साथ हमने भारत के लोक नृत्यों का ये गहन विश्लेषण पूरा कर लिया है। लेकिन लेक्चर खत्म करने से पहले मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा। जी। लोक नृत्य और विशेषकर आदिवासी और अनुष्ठानिक नृत्य BPSC और बाकी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बहुत ही रिलायबल मार्क फीचर्स होते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मेरिट लिस्ट में सीधे ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए हमारी सलाह है कि आज हमने नृत्यों के पीछे के जिन कारणों, थीम्स और ट्रैप्स पर चर्चा की है, उनका अच्छे से रिवीजन करें। बिल्कुल। और हमारी ये लेक्चर सीरीज अगले सत्र में भी जारी रहेगी, जहां हम किसी और अहम टॉपिक की गहराइयों में उतरेंगे। जी बिल्कुल। पर आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक वैचारिक प्रश्न पर सोचें। आज हमने देखा कि लोक नृत्य एक डायरी एंट्री की तरह होते हैं, आजाद, बिना किसी सख्त नियम के और समाज की सच्ची भावनाओं से उपजे हुए। सही बात है। लेकिन आज के इस तेजी से बदलते दौर में, जहां इंस्टाग्राम रील्स, सिनेमा और आधुनिकीकरण का इतना भारी प्रभाव है, क्या आपको लगता है कि इन पारंपरिक नृत्यों का वो स्वतंत्र और मूल स्वरूप धीरे धीरे खत्म हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। क्या वो आजाद डायरी एंट्री अब फिर से एक रटे रटाए फॉर्मल लेटर में तो नहीं बदल रही? ये हमारी सांस्कृतिक पहचान के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर सभी उम्मीदवारों को विचार जरूर करना चाहिए। तो इसी सवाल के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद और शुभ दिन। धन्यवाद। बिहार मैटर्स की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं।